आज से मैं आपके लिए समसामयिकी की कक्षाएं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। बाजार में समसामयिकी या करंट की मैगजीन्स की भरमार है। समस्या हो जाती है कि कौन सी मैगजीन्स पढ़ा जाए, कौन सी छोड़ा जाए, और हर मैगजीन में तथ्यों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। आमतौर पे जो मैगजीन्स के संपादक होते हैं उन्हें अपनी विशेषज्ञता दिखानी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य ठोस देते हैं उसमें। हर न्यूज़ में काम लायक 1 या 2 लाइनें होती हैं, लेकिन एक लाइन को लिखने के बजाय उसको विस्तृत करके 15 लाइनों में लिख देते हैं। अब नए लड़कों को समस्या हो जाती है कि इतना हम कैसे याद करें। जैसे कि इसरो द्वारा 104 उपग्रह छोड़े गए, हमने इस पर 4 लाइनें लिखा है। अभी कोई प्रतिष्ठित मैगजीन उठा लीजिए मार्केट जाके, उस पर उसने 2.5 पेज भरे होंगे। इसरो द्वारा 104 उपग्रह छोड़ के दिए गए, 2.5 पेज उसने भर दिया। तो समस्या ये हो जाती है कि कितना पढ़ा जाए, उसमें से कौन सा तथ्य चुना जाए, कौन सा छोड़ दिया जाए। जबकि मैं यूपीपीएससी द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें जो करंट पूछा जाता है, इतना अनुभव है कि मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूँ कि सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम से कवर कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आप इतना देख रहे हैं मंच, इतना मैं 15 से 20 पन्ने निचोड़ कर लाया हूँ आपके लिए। मैं संक्षिप्त की करंट को मैं इतना संक्षिप्त बना दूंगा और इतना सरल बना दूंगा कि एग्जाम जब आपके सिर पर होगा तो आपको टेंशन नहीं करनी होगी कि कितना रिपीट करूं, क्योंकि एग्जाम जब सिर पर आ जाता है तो सारी समसामयिकी भूल जाती है, रिपीट करने की समस्या पैदा हो जाती है। वो समस्या अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो नहीं पैदा होगी। आज मैं राष्ट्रीय समसामयिकी से शुरुआत कर रहा हूँ। राष्ट्रीय समसामयिकी पर एकमात्र वीडियो नहीं होगा, 2-3 वीडियो राष्ट्रीय समसामयिकी पर होंगे। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पर भी 3-4 वीडियो होंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी पर भी 2-3 वीडियो होंगे। आर्थिक खंड जो होता है करंट का, उस पर भी 2-3 वीडियो होंगे। पुरस्कार इनाम पर 1 वीडियो होगा, पर्यावरण पर 1 होगा, व्यक्तित्व पर 1 या 2 वीडियो हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से अभियान, आयोग, समिति, प्रदर्शनी, सम्मेलन पर 1-1 वीडियो होते चले जाएंगे। कुल मिला जुला के अगले कुछ ही दिन में आप करंट को बहुत ही सुगमता पूर्वक समाप्त कर देंगे मेरे साथ। मेरी उपलब्धि यहाँ पर आपके सामने बोलना नहीं है, मैंने जो लिखा है ये उपलब्धि है, ये महत्वपूर्ण है। मैं ये आपके लिए पीसीएस एग्जाम के लिए विशेष तौर पर लाया हूँ। आप इस पर पूरा भरोसा जता सकते हैं। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसरो ने सर्वाधिक 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैं जो भी बोलूंगा आप हूबहू अक्षरशः उसे लिखते जाएंगे एक कॉपी में। इसरो ने अब तक के सर्वाधिक 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सर्वाधिक उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड इसके पहले रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के नाम था। ठीक है, अगला फैक्ट। इसरो ने 104 उपग्रहों को 15 फरवरी 2017 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए रॉकेट चाहिए होता है। PSLV C-37 प्रक्षेपण यान कहते हैं। 104 उपग्रहों को एक साथ PSLV C-37 प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-37। इन 104 उपग्रह जो कि इसरो द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष में एक साथ, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना, उसमें से मात्र 3 भारतीय उपग्रह थे, 3 स्वदेशी थे, 101 उपग्रह विदेशी थे। 101 विदेशी उपग्रहों में 96 उपग्रह केवल अमेरिका के थे, यूएसए के। ये जानने वाली बात है उसमें। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय बंगलुरु में है। इससे ज्यादा जानने लायक बात इस पूरे खबर में, जो कि 2.5 से 3 पन्ने में छापी जाती है मैगजीन्स में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, गुजरात में पीडीएस में नकदी रहित व्यवस्था लागू हो गई है। गुजरात में पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो गुजरात पीडीएस में
नकदी रहित व्यवस्था लागू लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसका अर्थ क्या है कि वहां पे जो पीडीएस के लाभार्थी होते हैं, गरीब लोग, वो पैसा नहीं देंगे, सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और उन्हें अनाज मिल जाएगा। तो फैक्ट क्या बना, गुजरात सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नकदी रहित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। उसने नकदी समाप्त कर दी है। ठीक है। ग्रामीण आवास के लिए 2 लाख ऋण पर ब्याज सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। ग्रामीण आवास के लिए 2 लाख रुपए तक के जो ऋण लिए जाएंगे ग्रामीणों द्वारा, उस पर केंद्र सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। आइए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक सबके लिए घर। उस उद्देश्य से घरों की ज्यादा कमी कहाँ है, गांव में। उस उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो उसके तहत ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रही है सरकार। कैसे प्रोत्साहित कर रही है, सरकार ने निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण लोग ग्रामीण आवास के लिए 2 लाख रुपए तक का जो ऋण लेंगे, उस पर सरकार अपने जेब से ब्याज सब्सिडी देगी। यानी 1.5 लाख तक का ऋण है तो सरकार ब्याज सब्सिडी देगी, लेकिन अगर 2.5 लाख रुपए तक का ऋण लेंगे ग्रामीण, तो सरकार उस पर ब्याज सब्सिडी नहीं देगी। ठीक है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन रुड़की में हुआ। रुड़की किस राज्य में है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बांधे बहुत हैं। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ, उत्तराखंड के रुड़की में। अगला फैक्ट, परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक पहल की बैठक कहाँ हुई, नई दिल्ली में। परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक पहल करने वाले देश हैं अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस के नेतृत्व में अन्य देश भी इस पहल में शामिल हो गए। बहुत से देश शामिल हो चुके हैं। तो परमाणु आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक पहल है देशों की, उनकी बैठक कहाँ हुई, 2017 में नई दिल्ली में हुई है। ठीक है। योग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यूनेस्को ने हाल ही में योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की 2 तरह की सांस्कृतिक विरासत सूचियां होती हैं, एक मूर्त और दूसरी अमूर्त। जैसे यूनेस्को ने लाल किला और ताजमहल को अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, तो ठीक है, वो तो मूर्त वस्तुएं हैं। लेकिन योग क्या है, योग एक परंपरा है। योग क्या है, परंपरा है, जो हमने हजारों साल पहले अपने पूर्वजों से हम लेते आए हैं और अपने उत्तराधिकारियों को देते आए हैं। यानी सीखते सिखाते बढ़ती चली आई है। तो ये अमूर्त वस्तु है। तो परंपरा क्या होती है, अमूर्त होती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो यूनेस्को ने फैक्ट क्या है, यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। उल्लेखनीय बात यहाँ ये है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने वाला योग भारत का 12वां सांस्कृतिक विरासत है। योग ऐसा 12वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। यानी योग से पहले 11 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। अगला लिखा है अफजल अमानुल्लाह समिति हज सब्सिडी पर। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने, 2012 की बात बता रहा हूँ, वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक निर्देश दिया था। निर्देश ये था कि आप चरणबद्ध तरीके से अगले 10 वर्षों में हज सब्सिडी को समाप्त करें। चरणबद्ध मतलब पहले थोड़ा कम करें, फिर और कम करें, फिर और कम करें, और इस तरह से 10 वर्षों में हज सब्सिडी को समाप्त कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने केवल समाप्त करने की बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज सब्सिडी पर जो पैसा आप देते हैं, भाई हर धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। हिंदू अपने तीर्थ स्थल पर जाते हैं और मुसलमान अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का मदीना भी जाते हैं। तो ज़्यादातर के पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि मक्का मदीना ट्रेन से तो जा नहीं सकते, हवाई जहाज से जाएंगे। तो सरकार उनको क्या करती है, हवाई किराया जो होता है उस पर कुछ एयर इंडिया प्लेन से जाते हैं, तो एयर इंडिया प्लेन का जो टिकट का पैसा होता है वो क्या कर देती है, आधा से अधिक पैसा सरकार दे देती है अपनी तरफ से। उसे हम क्या कहते हैं, हज सब्सिडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हज सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से अगले 10 वर्षों में समाप्त करना है। साथ ही हज सब्सिडी में जो पैसा खर्च होता था उसे मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक विकास में लगाएं, उस पैसे को।
सरकार 6 साल 4 साल सोई रही, 5 साल कुछ कदम ही नहीं उठाया। 2017 में सरकार ने एक कदम उठाया। 2017 में सरकार ने अपनी हज नीति, सरकारी जो हज नीति होती है उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की। तो सरकारी हज नीति की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष हैं अफजल अमानुल्लाह। अगला पॉइंट, वित्तीय वर्ष 2016-17 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 1625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। कितना? एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है गेहूं का? 1625 रुपए। क्यों दिया जाता है? सिंपल सी बात है, गेहूं कटाई का मौसम आ चुका है, ये रबी वर्ष है, रबी मौसम चल रहा है। मार्च अप्रैल में किसान गेहूं काटते हैं, इतना ज़्यादा गल्ला हो जाता है खेतों में कि लोग खरीद नहीं पाते हैं, सॉरी बेच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा किसान बाजार में बेचने तो दुकानदार क्या कहेगा कि हम 1600 रुपये क्यों दें, 1000 रुपये में ले लो। किसान बेचने पर मजबूर है। क्यों? एक तो आंधी तूफान आ सकता है, दूसरे जो दुकानदार है उसके पास अनाज की कमी नहीं है, क्योंकि हर तरफ गेहूं है, ये गेहूं कटाई का मौसम है। तो जो दुकानदार है वो खरीदने पर मजबूर नहीं है, वो जानता है कि मैं अगर 500 रुपये भी दूंगा तो ये मजबूर होकर हमें बेच देगा, क्योंकि मार्केट में गेहूं की कमी नहीं, भरा हुआ है गेहूं कटाई का मौसम होता है। तो ऐसे में सरकार सुरक्षा देती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं बीमा देती है सरकार एक तरह का, कि आपको हर कीमत पे इतना पैसा हम देंगे, आप अपना गेहूं सरकार के पास लाइए। तो सरकार खुद खरीदती है। तो इस साल जो तय किया गया है वो है 1625 रुपए में सरकार किसान का 1 कुंतल गेहूं खरीदेगी। सरकार मूल्य कैसे तय करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग तय करता है महंगाई के हिसाब से अनाजों का मूल्य, फसल का मूल्य तय करता है, फिर किसान सरकार से सिफारिश करता है और सरकार उसे लागू करवा देती है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान लक्ष्य क्या है? 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल रूप से शिक्षित करना है। सरकार ने नोटबंदी लागू की, किस लिए? देश में जो काला धन है वो अपने आप भस्म हो जाए। दूसरा उद्देश्य क्या था? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। अगर हम मोबाइल से पेटीएम करेंगे या अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन किसी को भुगतान कर देंगे, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन भी भुगतान कर देंगे, तो सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना काम ऑनलाइन ही कर डाला। ग्रामीणों को पता ही नहीं है कि पेटीएम क्या होता है। ग्रामीण डेबिट कार्ड से चुकाने में डरते हैं कि कहीं ज़्यादा न कट जाए। ग्रामीणों को नहीं पता है कि अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन भुगतान कैसे करते हैं। तो अगर नकदी लेन देन को बंद करना है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जरूरी है कि नकदी लेन देन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि 60 से 68% आबादी जो गांव में रहती है वो नकदी लेन देन को छोड़कर डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़े। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2019 तक, ठीक 2 साल बाद 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल रूप से शिक्षित किया जाएगा और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना, हरियाणा पहला राज्य है जिसने महिला पुलिस वॉलंटियर योजना को लागू किया। समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक महिला के साथ जब अन्याय होता है, समस्या आती है उसके साथ, तो अपनी शिकायत अपने साथ जो उसके साथ बीता है वो एक पुरुष पुलिसकर्मी से कहने में झिझकती है। एक महिला के लिए आवश्यक है कि उसकी शिकायत सुनने के लिए महिला पुलिसकर्मी हो। महिला पुलिसकर्मी के सामने महिला अपनी शिकायत आराम से बता सकती है, सब कुछ बता सकती है। तो इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसने पहल की। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहल करते हुए एक योजना चलाई, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। इसका उद्देश्य है कि पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती हो। लेकिन पुलिस केंद्र सरकार का विषय नहीं, किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया। ठीक है। घर घर बिजली लगातार योजना, घर घर बिजली लगातार।
लागू करने वाला राज्य कौन सा राज्य है इसको? बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने इस योजना को चलाया है। उद्देश्य क्या है बताने की जरूरत नहीं है। गांव में बिजली नहीं होती है, बिजली पहुंचाना है, घर घर बिजली लगातार, बिहार सरकार की योजना है। राष्ट्रीय बाल खेल महोत्सव 2016 जयपुर में मनाया गया। नेक्स्ट, एलएनजी बस सेवा का शुभारंभ केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हिंदी में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, बस सेवा का शुभारंभ, यानी वो बस पेट्रोल से नहीं चलेगी, किससे चलेगी? नेचुरल गैस से चलेगी, प्राकृतिक गैस से। तो इस प्राकृतिक गैस से चलने वाली बस सेवा का शुभारंभ केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। नेक्स्ट, 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है, ठीक है, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में किया गया। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति और किस लिए फेमस है? वहाँ बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ। 14वां था। मुख्य अतिथि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। पहला कब हुआ था? 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया था, 2003 में। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन? अब मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सुन के पक गए हैं। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 2015 को भारत आए थे महात्मा गांधी। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 से 9 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। पहला मनाया गया था 2003 में, तब से प्रत्येक वर्ष मनाया गया। तो 2015 तक कितने मनाए गए? 13 मनाए गए। 13वां कहाँ मनाया गया 2015 में? गांधीनगर में। हर साल मना मना के लोग बोर हो गए। गांधीनगर में फिर तय किया गया कि अब हर साल नहीं मनाया जाएगा, 2 साल पे मनाया जाएगा। इसलिए 2015 के बाद 2016 में नहीं मनाया गया, 2017 चल रहा है, 2017 में फिर मनाया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में हुआ। 14वां था ये, ठीक है। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम। अभी तक निःशक्तों की 7 श्रेणियां होती थी। कितनी? 7 तरह के दिव्यांग होते थे। निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम में दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पहचान की कि निःशक्त 21 तरह के होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुंठित है, इस मनोदशा में नहीं है कि अपनी बात किसी से कह सके, मनी मन घुटे जा रहा है, तो सरकार ने उसे भी निःशक्त व्यक्ति माना है, ठीक है। तो सरकार ने अधिक संवेदनशीलता दिखाते हुए, निःशक्त तो समाज में पहले से ही है, तो पहले 7 ही लोगों को पहचाना गया था, अब 21 तरह के लोगों को पहचाना गया है। तो साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों या निःशक्तों को 3% आरक्षण दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया आरक्षण की सीमा को। नेक्स्ट, उड़ान। उड़ान एक क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना है। क्षेत्रीय मतलब देश के भीतर, क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना है। शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उड़ान का शुभारंभ नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? छोटे शहरों के लोगों को उड़ने की बड़ी इच्छा होती है, प्लेन में बैठते हैं तो फोटो खींच के फेसबुक पे जरूर डालते हैं। तो छोटे शहरों के लोगों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि उससे अच्छी खासी सरकार की आय हो सकती है, इनकम हो सकती है सरकार को, तो इसका उद्देश्य उड़ान का कि जो छोटे शहरों के लोग होते हैं उन्हें अधिक से अधिक हवाई यात्रा का मौका देना बड़ी मात्रा में, इससे सरकार को आय होगी, ठीक है। लखनऊ मेट्रो। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो का ट्रायल किया, लखनऊ में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। उस ट्रायल में किसने चलाया मेट्रो को, हम ये बता रहे हैं। तो लखनऊ मेट्रो का जो ट्रायल हुआ उसमें प्रतिभा और प्राची नाम की 2 महिलाओं ने पायलट का काम किया। कौन पायलट थी? प्रतिभा और प्राची नाम की 2 महिलाएं। ये हुआ राष्ट्रीय परिदृश्य या राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला वीडियो। मुश्किल से 3-4 वीडियो राष्ट्रीय घटनाक्रम में और आएंगे ऐसे ही छोटे छोटे। आप मुझे फॉलो करिए
आप देखेंगे कि करंट से आपका ना तो कोई क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में और न ही पढ़ाई करने में कोई समस्या आएगी करंट की। साथ साथ जुड़े रहिए, इसे मैं बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ आपके लिए। ओके, नमस्कार। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि करंट पर ये मेरा पहला वीडियो था। मुझे पता नहीं है कि ये आपको कैसा लगा। पता चलेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं इस पर और आगे काम करूँगा। और अगर मैं हतोत्साहित हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ओके, नमस्कार।